चलिए आगे। तो 9 10 11, क्वेश्चन नंबर 9 10 11, एक कॉन्सेप्ट के 3 सवाल हैं। एक एक करके आपको कराते हैं। पहले 9। तो 9, इस क्वेश्चन में ऐसा है, ये स्क्वायर के 4 कोनों पर 3 मासेस रखे हुए हैं, एक कोना खाली है। और इस मास को अपन ओ बोल देते हैं, ओ। तो क्वेश्चन वही, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ। चलिए इधर देखिए। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ, तो मैंने ये पूछा है ना। तो इसको एक तो आप ऐसे करोगे कि ओ को आप ओरिजिन मानोगे, और ये एक्स एक्सिस लोगे, ये वाई एक्सिस लोगे, और इन सब के कोऑर्डिनेट लिखोगे। 0,0, 0,a,0, और फिर एक्स सी ओ एम लगा दोगे। m × 0, m × a प्लस m × 0/3m। तो a/3 यहां से आ गया। बाय सी ओ एम लगा दोगे, m × 0, m × 0, m × a/3m। तो a/3 यहां से आ जाएगा। फिर आपको अगर डिस्टेंस पूछिए तो आप डिस्टेंस निकाल दोगे। ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है a/3, तो डिस्टेंस आ जाएगी a/3 का स्क्वायर प्लस a/3। ठीक है। तो ये ऐसे करने के लिए तो नहीं दिया था, कुछ सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया है ना। ये मेरे को पता ही था, ये तो तुम कर ही लोगे, इससे कठिन वाले कर चुके हैं। तो इस मेथड पे ध्यान दो, है ना। ये मेथड सीखना है जो दूसरे मेथड से मैं करने वाला हूँ। क्या है मेथड, ध्यान से देखो इधर अब। तो ऐसे 3 कोनों पर मास है m और ये स्क्वायर है ना। तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर इस चौथे कोने पे भी मास होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों, क्या अच्छा होता, क्या अच्छा होता? अगर यहाँ पे मास होता तो बहुत अच्छा होता। क्या अच्छा ये होता कि इसका जो सेंटर है वहीं पे सेंटर ऑफ मास आया था, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि तीनों मास एम है, चौथा मास भी एम होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। ऐसा है। तो बोले चलो ठीक है, रख लो, एक मास एम रख लो। बोले खुश हो जाओ मास एम रख के, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन ये तो यहाँ पे एक मास और रखा जिसका मास है -m। -m जैसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव में मास कभी नहीं होता, है ना। लेकिन रखा, यही सीखना है कि क्या कर रहे हैं। अब ये स्क्वायर बनाया, यहाँ पे m m m और m, चार जो m है इनका सेंटर ऑफ मास तो कहाँ जाएगा, सेंटर पे। मतलब मैं सेंटर पे कितना मास रख सकता हूँ, 4m। और जो एक मास है ये जो यहाँ बच गया वो यहाँ पे ही रखा है, कितना, माइनस। और अब मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैंने अभी पहले किया, कि इसको ओरिजिन मान के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, a/2, a/2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, a, a। अब मैं लगाऊंगा एक्स सी ओ एम, बराबर 4m × a/2, 4m × a/2 प्लस, यहाँ पे माइनस क्या है, वो सॉरी मास क्या है, -m × a/m1 प्लस m2। m2 यहाँ पे -m है, तो यहाँ से भी कितना आ गया, a/3।
YCOM हो गया 4m इंटू A/2 और नीचे 4m - m बराबर A/3 और डिस्टेंस भी सेम आई जाएगी है ना कोऑर्डिनेट्स के मामले। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उस मेथड को जज कर रहे हो कि सर इससे बढ़िया तो यही था। पर अभी मैंने देखो ऐसे पेयर बनाया है, पेयर क्या मतलब एक ग्रुप बनाया है जिसका भी पहला सवाल मैंने कराया है। तो अभी से जज मत करो, अभी दो बाकी है, इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। हाँ तो उस मेथड को सीखने पे ध्यान दो, अभी उसको जज मत करो कि क्या ही फायदा होगा, उसको सीखो। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट है उसमें क्या किया, प्लस एम माइनस एम किया, और क्यों किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता। तो बोले ठीक है लो, और करा। नेक्स्ट करते हैं, लिखो इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब एक हेक्सागन है, उस हेक्सागन के 6 कोनों में से 5 पर मास एम के ऑब्जेक्ट्स रखें, मास एम के पॉइंट मास रखें। ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए है, ये जो है रेगुलर हेक्सागन का सेंटर है ओ। हमने आपसे पूछा है फाइंड कोऑर्डिनेट बता दो। अगर इसको आप ओरिजिन ले लेते हो, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फाइंड ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन सॉरी क्या, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन ओ ले लिया अगर, तो इसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं किसके, सेंटर ऑफ मास के। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये क्वेश्चन एक करना क्या है, बहुत आसान। इन पांचों मासों के कोऑर्डिनेट्स लिख दो और फॉर्मूला लगा दो, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे करके 5 बार तो x में और 5 बार y में, m1 y1 प्लस m2, सही है ना। करो। और ये कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपको अभी समझ आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स लिखने में, इसमें तो अभी सिर्फ हेक्सागन है, हेक्सागन आपको थोड़ी है, क्यूब भी बनेगा, मतलब बन सकता है। ये तो 2D है, 3D भी बन सकता है भाई साहब, क्यूब भी बन सकता है, क्यूबॉइड भी बन सकता है। फिर उनके भी कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने रहेंगे, नहीं लिखने रहेंगे, लिखने रहेंगे। हेक्सागन पे अटक रही गाड़ी, अरे हाँ कि ना। तो इसमें टास्क है आपका कि मेथड 1 यानी कि सभी के कोऑर्डिनेट लिख के। अच्छा आप सोचो अगर क्यूब होता, यहाँ पे क्यूब में कितने कोने होते हैं, 12। 12 में से मान लो मैंने 11 पे एम मास रख रखा है, तो आपको क्या करना पड़ता पता है, पहले तो उन 11 के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते, और फिर उन 11 के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 से 11 बार, फिर वैसा वाई में करते हैं 11 बार, और फिर 11 बार जेड में भी करना पड़ता है, ताकि वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अरे आते कि नहीं आते। यहाँ पे भी तो आपको केवल कोऑर्डिनेट निकालना ही टास्क थोड़ी है, फिर कोऑर्डिनेट निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अरे हाँ ना, सॉल्व करने के। अब देखो मैं इसको आपको मेथड 2 से करके दिखाता हूँ, देखना इधर ध्यान से। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, जो अच्छा लग रहा होता है वो करते हैं। तो यहाँ पे 5 कोनों पर मास है, अरे हाँ कि ना। आप कह रहे हो कि सर अगर इस छठवें कोने पर भी मास होता तो कितना अच्छा होता, क्यों अच्छा क्यों होता, अरे हाँ कि ना। तो बोले ठीक है चलो, तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ पे एक मास एम मान लिया, लेकिन ऐसे तो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो सवाल को ठीक करने के लिए यहाँ पे एक मास माइनस एम भी मान कर सकते हैं क्या, अरे बोलो ना। अब ये ओरिजिन है, यहाँ एम 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 और एम और एम, टोटल कितने मास हो गए, 6m। इन 6m को हटा के, इन 6m हम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे ले लेंगे, ओ पे। ओ पे कितना मास रख देंगे, 6m।
अरे हाँ कि ना। और एक मास रह जाएगा यहाँ पे कितना, -m, दो ही रह गए, जिसमें से भी इसके कोऑर्डिनेट तो कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेट जरूर थोड़े निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको मिला दूं, तो रेगुलर हेक्सागन में ये वाला एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री, और ये साइड कितनी हो गई, ए। रेगुलर हेक्सागन में ये साइड हो गई। अब आपको इसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉस 60, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया ए साइन 60। तो a/2 √3 a/2। अब आंसर निकालेंगे, एक्स सी ओ एम लिखेंगे। एक्स सी ओ एम क्या लिखेंगे, 6m × 0, वो तो खत्म ही हो गया, प्लस मास है -m × a/2 डिवाइड बाय 6m - 5m, सॉरी 6m - m, a/10 आ रहा है, -a/10 आ रहा है ना, तो -a/10, और वाई सी ओ एम लिख देंगे, 6m × 0 प्लस -m √3a/2 डिवाइड बाय 5m -√3a/, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपका टास्क, आपको घर जाके पांचों के कोऑर्डिनेट लिख के जोड़ के और बताना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, करके देखना, चेक करके। ये हो गया दूसरा, मतलब 10वां। अब 11वां, 60 डिग्री कैसे आया, ये आपको खुद सोच के आना है ना। कितने लोगों का डाउट है 60 डिग्री कैसे आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रगति कर रहे हो आप, मतलब सच में यार है, दिमाग नहीं लगाने की कसम खा रखी है क्या, सच में, मतलब तुम जिस घड़ी में मैथ्स ले रहे थे, उस घड़ी में तुम्हारे कौन से जन्म के बुरे कर्म, जब तुम ये फैसला ले रहे थे कि हम मैथ्स लेंगे, उस घड़ी में किस जन्म के बुरे कर्म की वजह से तुमने ऐसा फैसला लिया है भाई। सच में मतलब है, ये वाला करो, देखो इसमें इस बार देखो और मजे कर दिए। ये क्या थी ना, एक डिस्क थी बढ़िया शानदार वाली, रेडियस आर की, क्या थी, एक डिस्क थी, डिस्क, उसमें से क्या किया, ऐसा एक सर्कुलर सर्कुलर एक हिस्सा काटा और खा गए इसको। मान लो रोटी थी, तो इतना हिस्सा काट के खा गए, मतलब ये खाली जगह बन गई इसमें, क्या बन गई, ये कि कैविटी बन गई, कैविटी, मतलब यहाँ होना चाहिए था पर कीड़े खा गए इसको। अरे कैविटी, दांत वाली कैविटी इसमें होनी तो चाहिए थी पर खा गए, अब क्या करें, समझ में आई बात। अब जो भी हिस्सा बचा है, जो भी हिस्सा बचा, अच्छा ये सी तो इस ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है, और ये C1 इस कैविटी का सेंटर है। कैविटी के में ऊपर आपको बड़ा दिख रहा है, नीचे छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं वो, हाँ बेसिकली डायमीटर ही है, सेंटर है तो डायमीटर ही होगा, और क्या होगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट सी, ये जो भी बची कुची डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास बताना है, पॉइंट सी से कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये करना है। तो मतलब देखो है वही सवाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, जो मैंने ये कहा कि सर अगर यहाँ डिस्क होती तो कितना अच्छा होता, अरे यहाँ पे भी अगर भरी हुई होती तो कितना अच्छा होता, हम बोल देते कि इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ही, अरे हाँ कि ना, वैसा ही हो गया ना सवाल तो, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, बोलो बोलो, क्या लग रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। अच्छा ऐसे बताओ, अगर मैं इधर देखूं इधर देखूं तो किधर मास ज्यादा दिख रहा है, तो सेंटर मास इधर खिसक जाएगा। अब मैं अगर ऐसे देखूं, सेम सेम दिख रहा है क्या, हाँ तो इसी लाइन पे आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास सी के इधर कहीं यहाँ आना चाहिए,
अरे समझे क्या? अब करेंगे कैसे है ना, वो देख लो आप। तो वो देख ही लो मतलब। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है और ये डायग्राम फिर से बना लेना। मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले, आपको लगे तो फिर से बना लेना, नहीं लगे तो अच्छी बात है। तो करना क्या है, आप कह रहे हो कि सर अगर यहाँ पे भी मास भरा होता तो कितना अच्छा होता। लो भर दिया। अच्छा, बाहर की डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, मानी है, तो अंदर की भी डेंसिटी प्लस सिग्मा सेम है, तभी तो फायदा है। अगर तुमने अलग डेंसिटी का भर दिया तो फिर तो गड़बड़ी हो गई ना। सेम भरना है कि इसको भरते से ऐसा लगने लगे कि डिस्क वापस से नई हो गई और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, बीच में। लेकिन सवाल भी सही करना है, तो हमने यहाँ पे माइनस सिग्मा का भी मास इसमें भर दिया इतनी सी जगह में। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे आपको दो डिस्क दिख रही है। कितनी डिस्क दिख रही है, दो। एक तो बड़ी डिस्क जिसकी डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। और एक क्या दिख रही है, छोटी डिस्क। मैं अलग से बना देता हूँ थोड़ा और अच्छा लगे। एक तो बड़ी डिस्क जिसकी रेडियस आर है, जिसका सेंटर सी है, डेंसिटी प्लस सिग्मा है। और दूसरी डिस्क है छोटी डिस्क जिसका सेंटर सी1 है, रेडियस है क्या, रेडियस आवाज नहीं, r/2। टोटल आ रहा आधा, छोटी डिस्क। तो जैसे दो डिस्क हो गई अभी ये। अब इनका सेंटर ऑफ मास, तो ये कौन सा टाइप हो गया सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन का, पहला था डिस्क्रीट, दूसरा था कंटिन्यूअस, तीसरा था कंपोजिट। ये हो गया कंपोजिट। दो डिस्क है ना, दो डिस्क, एक बड़ी डिस्क एक छोटी डिस्क। क्या होता है यहाँ तरीका करने का, क्या आपको इंडिविजुअल सेंटर मास पता है, हाँ पता है। तो इसका सेंटर ऑफ, इसका सारा का सारा मास, बोल सर मास क्या है इसका, मान लेते हैं m1, और इसका मास क्या मान लेते हैं m2। इसका सारा मास इसके सेंटर पे, तो ये रख दिया लो, कहाँ पे, सी पे। अरे दिख रहा है ओरिजिनल, इसका सारा मास इसके सेंटर पे, लो रख दिया कितना, m2। सी और C1 के बीच की डिस्टेंस r/2। क्या निकालना है, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर मास के, फिर बाद में डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो इसको सी को क्या मान लें, ओरिजिन। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0,0, इसके कितने आ गए, r/2,0। क्या लगा दिया, एक्स सी एम। बताना एक्स सी एम लगाते क्या मिलेगा, बोलते जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, एक्स सी एम कितना आ गया, अरे यही तो आता है यार, टू पार्टिकल का, m2d/m। अरे आता है ना यार। हाँ तो आ गया, और क्या, इस कॉन्सेप्ट से आ गया। बोले सर अगर हम इससे नहीं करना चाहते तो कैसे करते, इंटीग्रेशन, जो भी अजीब होता। क्योंकि यहाँ पे आप अपना रिंग एलिमेंट बांधते छोटा सा, और उस रिंग के देखो ना अलग अलग तरह की रिंग बनती, अलग अलग लेंथ की, बड़ा अजीब हो जाता काम, है ना। वो करके मत देखना। अभी तो आप इसको पूरा करो, ये आंसर लिख दूं क्या, 0 नंबर मिलेंगे, जीरो नहीं, -1। आगे का काम कैसे होगा, हाँ आपको m1 निकालना है, m2 निकालना है। m1 बताओ कितना आएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। m2 कितना आएगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, यानी कि -सिग्मा स्क्वायर/4। ऐसा, ये से आ गया ना समझ में, ये नहीं आया समझ में, मास नहीं आया क्या, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। अब क्या करते हैं, पटकते हैं इसमें। अरे वाई सी एम तो निकाला नहीं सर, लो निकाल, वाई सी ओ एम बराबर 0, वो तो पहले ही बताते हैं। एक्स सी ओ एम बराबर m2 कहाँ है, -सिग्मा पाई r²/4 इंटू r/2। सिग्मा पाई r² -सिग्मा पाई r²/4। देखो बहुत सारी चीजें तो कट गई, क्या, सिग्मा पाई r² कट गया, तो ऊपर बचा -r/8 और नीचे बना 3/4। तो ये बचा -r/6। ये आ गया एक्स सी ओ एम, और वाई सी एम तो 0 ही है। फाइनल आंसर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा बता। अपनी डिस्क कैसी, ऐसी यहाँ से खई हुई है ना, कैविटी है ना वहां पे। अच्छा बताओ, ये जो ओरिजिन आया अपन ने, ओरिजिन किसको माना जरा देखना एक बार,
सी को, यानी कि बड़ी डिस्क के सेंटर को, है ना ये। तो -r/6 का क्या मतलब है? देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इधर की साइड यहाँ। तो ये अपना आया है सेंटर ऑफ मास, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई? r/6। ये आंसर हो गया। कुछ पूछना है इसमें तो बोलिए। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंप्लीट है। BV1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी हेडिंग है, अभी सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है, अभी हम कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीखे, अब हम सीखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ। भाई अभी तक तो हमने बस ये देखा कि सेंटर ऑफ मास मिलेगा कहाँ बॉडी में, अब उसका मोशन, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कितनी देर में कितना चलेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर आया था m1r1 वेक्टर m2r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये आया था। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर सी ओ एम का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा? वी सी ओ एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसका फॉर्मूला m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस और भी जितने भी मास m टोटल। और इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, तो क्या? ए सी ओ एम, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस, यहाँ पे A1 A2 V1 V2 का मतलब क्या है? देखो यहाँ R1 R2 का मतलब क्या था? हर पार्टिकल की अपनी अपनी पोजीशन। V1 V2 का मतलब क्या है? हर पार्टिकल की वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रखना वेक्टर लगे हुए हैं ऐसे। ये आपका हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई मोशन का मतलब क्या? आपको वेलोसिटी पता लग जाए, एक्सेलरेशन पता लग जाए, तो मोशन बन जाएगा। भाई अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता लग जाए किसी पार्टिकल की, तो आप क्या करते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है ना पूरी, बस वही है, वही मोशन ऑफ सेंटर। किसी चीज की वेलोसिटी पता लग जाए, एक्सेलरेशन पता लग जाए, तो पूछ लो हमसे क्या पूछना चाहते हो कि 3 सेकंड के बाद कहाँ पे होगा, 10 सेकंड के बाद कहाँ पे होगा। ये क्या करेगा वो? ऐसी बात, सीधा चलेगा, कर्व बनाएगा, काइनेमेटिक्स मतलब ये। एक क्वेश्चन करूं, जैसे एक ये है, तो ये मास m, ये मास m। क्वेश्चन बस इतना सा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस इतना सा सवाल। ना इसका एक्सलेशन बताना है ना इसका बताना है, इन दोनों को सिस्टम को मिला के कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना। जैसे ये क्या सिस्टम होगा? पार्टिकल सिस्टम। मास की देखो, एम ब्लॉक की हाइट लेंथ वेट कुछ नहीं दिया ना, मतलब ये पॉइंट मास है। तो एक पॉइंट मास यहाँ रखा है, एक पॉइंट मास यहाँ रखा है, दोनों का सेंटर मास कहाँ होगा? मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं होगा। उस सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन बता। कितना आसान, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है। यहाँ पे भी वही, एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए करते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो भाई सबसे पहले सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो करेंगे कैसे? आप अगर ऐसे सोचने लगे ना कि पहले मैं सेंटर ऑफ मास निकाल लूं कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, सेंटर ऑफ मास यानी चीज, ऐसे तो नहीं होगा। हर चीज की एक अप्रोच होती है, हो सकता है कोई सवाल वैसे हो, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं होगा। ये तो इस फॉर्मूले से होगा। इस फॉर्मूले में कह रहा है m1 a1 प्लस m2 a2 वेक्टर वेक्टर। तो मतलब m a1 a2 क्या है यहाँ पे? उनके एक्सलेशन। हाँ, तो मेरे को लग रहा है इनके एक्सलेशन निकालने में तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या करनी पड़ेगी? कितना आ जाएगा?
है जी, ए बराबर कितना आ गया? अरे आ गया g/2। कोई है? सच से मैं कुछ नहीं बोलूँ। कोई है जो एक्सेलेरेशन में इसको डाउट होगी सर, ये मतलब a/2 g/2 मतलब? कोई सच में, मैं कुछ नहीं बोलूँ पक्का। कोई जिसको ये नहीं आता हो कि इनके एक्सेलेरेशन कैसे निकालें? कोई तो होगा। ये नहीं आया आज। कोई नहीं, सबको बढ़िया, वेरी। अच्छा जी, आगे क्या करना है? ए सी ओ एम बराबर है ना? तो ध्यान रखना, वेक्टर क्वांट वेक्टर के साथ रखना है यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा आई कैप। तो आप ऐसे लिखोगे एम ए आई कैप प्लस एम माइनस ए जे कैप डिवाइडेड बाय 2m। ऐसे फिर क्या, कॉमन लेके काट दो। ये कुछ दिख रहा है मेरे को, a/2 ए आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा दिख रहा है तुमको भी? ऐसा दिख रहा है क्या? ए की वैल्यू कितनी है? अरे ए की वैल्यू कितनी है? तो ए सी ओ एम वैक्टर आ गया g/4 आई कैप माइनस जे कैप। ये तो वेक्टर में अगर कोई पूछ ले तो, और अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो क्या बताओगे? देखते जरा, देखो इसमें, इसमें कितने लोग भाग निकाल। अगर ये दे रखा है तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? कोई रिस्क लेना चाहेगा? सही? नहीं कि हाँ कि ना? कितने लोग कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड मैंने सही लिखा? कोई कहना चाहेगा? सही है तो और क्या, सही है। बाकी लोग नहीं कह रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, बाकी है तो वही। आप कह रहे हो कि आप सही लिखा है क्या? बोले अब सही लग रहा है सर, अब लगा ना मैग्नीट्यूड जैसा। मैग्नीट्यूड लिखो, रूट में स्क्वायर तो लगे, हाँ मैग्नीट्यूड जैसा। खैर, ये देखो आपको, इसमें इसका एक्सलेशन ऊपर आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा ए। एक्सलेशन कितना आएगा? कोई बता सकता है इसका एक्सलेशन? कोई एक्सलेशन किसने निकाला? इतना क्या सर मारे हुए हैं? मुझे पता है तुम्हें आता है, तुम मजे ले रहे हो। आ गया? अब क्या करें बताओ, ए सी एम बराबर, ये ऊपर जा रहा है, तो एम इंटू ए जे कैप प्लस 2m इंटू माइनस ए जे कैप डिवाइडेड बाय 3m। ये सॉल्व हो गया, कितना हो गया? माइनस एम ए जे कैप डिवाइड बाय 3m, एम से क्या है, तो ये आ गया माइनस a/3 जे कैप, और a की वैल्यू कितनी है? g/3। तो आंसर आ गया माइनस g/9 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो यहाँ तो साथ साथ g/9 ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ, सही है या कोई डाउट है इसमें? बोले सर सब समझ में आ गया, बस ये बता दीजिए ये कैसा है। बाकी में तो सब समझ में आ गया। ये g/3 कैसा है? इन सवालों में मैंने सवाल सिंपल दिए ए निकालने के, क्योंकि मुझे ए निकालना नहीं सिखाना था, एक्चुअल सेंटर मास निकालना था, ठीक है ना? ए तो आप निकाल ही लोगे, पूरा एनएलएम में ए ही निकाला था। ए सी ओ एम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ गलती जो होती है, गलती होती है इस वेक्टर, वेक्टर का ध्यान नहीं रहता है। हम यहाँ लिख देंगे एम ए प्लस एम ए, 2ma/2m, ऐसा कर देंगे कुछ। ऐसे हैं सवाल, आपके मॉड्यूल में भी मिलेंगे और आएंगे भी, पूछ जाएंगे, तो ध्यान रखना है। और कुछ गलती नहीं थी, और क्या ही गलती रहेगी, फॉर्मूला लगाना है। ए निकालना आपको आता है, कि गलती क्या होगी? गलती होगी वेक्टर की। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये तो ए निकालने हो गया है ना, वी वगैरह निकलवाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस निकलवाते हैं, थोड़ा मोशन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, एक ये, एक ये, दो पॉइंट मास है, ये 2 kg है, ये 4 kg। अच्छा बताओ, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, क्या इसका सेंटर मास बता सकते हो कहाँ होगा? कहाँ होगा?
दोनों के कहीं यहाँ पे बीच में यहाँ पे आ जाएगा 4 के पास, और डिस्टेंस भी बता सकते हो उसकी m2 d अपन, पर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। अगर इनको वेलोसिटी दे दी जाए, सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनको वेलोसिटी दे दी जाए, अरे हाँ कि ना, अगर इसको वेलोसिटी दे दी जाएगी तो क्या ये उड़ेगा? क्या ये भी उड़ेगा? तो क्या सेंटर मास यहीं रहेगा क्या? सेंटर मास हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन पे आएगा। तो जब ये उड़ेगा तो मिलाने वाली लाइन भी उड़ती जाएगी, तो सेंटर मास भी उड़ेगा। अरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? मैं बोलूंगा 1 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, आप बता दोगे? प्रोजेक्टाइल की आत्मा को वापस लाओ। मर गया प्रोजेक्टाइल, जिंदा करो उसको वापस, मरे हुए को। अरे हाँ, ये बता दोगे 1 सेकंड बाद कहाँ होगा? अरे अब मैं पूछूंगा कि सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड बाद कहाँ होगा, वो ही बता देंगे, उसमें क्या है। अरे क्वेश्चन लिखो। पहला, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM इन 1 सेकंड। सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड के बाद कहां पे आपको दिखेगा? ये भी बताना कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, कर्व पाथ होगा, ये सब दिखाया था प्रोजेक्टाइल की पहली क्लास में। ये देखना कि कब तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जाता है, कब कर्व जाता है। तो कैसे करेंगे बताओ? क्या पूछा है सबसे पहला सवाल? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? क्या पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी पता है? तो फॉर्मूला लगा देंगे। अरे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को क्या लिख दूं, UCOM लिख दूं? अरे लिख सकता हूं ना यार। तो क्या लिख दूं, UCOM बराबर M1 U1 वेक्टर, M2 U2 वेक्टर। अरे ठीक है क्या, डिवाइड दो ही है ना, ये आंसर हो गया। U1 वेक्टर U2 वेक्टर कहां से लाऊं? U1 वेक्टर कितना हो गया, 10? नहीं, कॉम्पोनेंट्स करो। cos 37, सही किया गया। तो ये हो गया आपका 2 × 8 I कैप, 6 J कैप, 4 × 10 J कैप डिवाइडेड बाय 6। आई वाला तो 16 ही रह गया बस। 16/6 I कैप, 12 और 40। सही कर रहा हूँ क्या? 12 और 40 हो जाएंगे ना? देखो ये मस्त वेलोसिटी आ गई UC। सही है। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास का? ACOM, M1 A1, सही लिखा है M1 A1। पहले पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या लिखूंगा, 0? नहीं यार, प्रोजेक्टाइल करा ना पहला पार्टिकल, तो एक्सेलेरेशन क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? अब कुछ समझ में आया? ऐसा याद कर लो, इस सवाल में एक्सेलेरेशन लेना है G। तो कितना आ गया? ये आ गया एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखना आ गया क्या, सॉल्व करके काट पीट के। ये तो मैं समझ में आया, मैंने ये -G J कैप क्यों लिखा? नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया, इतना क्या घबराने वाली बात है, आ जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आपको एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, एक पार्टिकल है उसका एक्सेलेरेशन भी आपको पता है, तो क्या एक बार डायग्राम जैसे बनाना चाहें हम तो कैसे बना सकते हैं? जैसे अभी वो पार्टिकल कहाँ है, कहाँ है? यहाँ कहीं है, दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है किसी को? क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है एक 6 किलो का,
6 किलो का जो होगा, 6 किलो का एक पार्टिकल दिख रहा है क्या? अरे बोल तो दो। जिसकी वेलोसिटी है एक्स में कितनी, 16/6, और वाई में कितनी दिख रही है क्या? ये तो वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलेरेशन कैसा हो रहा है नीचे की साइड जी। क्या करेगा ये पार्टिकल, सोच के बताओ, तुक्का मारो। वाह यार, क्या तुक्का मारा है। अरे ऐसा ही तो करेगा। अच्छा जरूरी नहीं है लेकिन ये पूरा करे ऐसा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों पार्टिकल किस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं। जब तक वो हवा में रहेंगे तब तक तो ये प्रोजेक्टाइल ही कर रहा होगा इतने से। लेकिन मान लो कोई एक टपक गया जमीन पे, एक हवा में ही रह गया, तो उसका मतलब क्या होगा, एक का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो चीजें बदल जाएंगी थोड़ी, पर स्टार्टिंग में तो ये चाहेगा तो ये कि मैं प्रोजेक्टाइल करूं। कितनी देर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऐसे तो तमाम सवाल, लाखों सवाल बनाए जा सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अरे हाँ कि ना? तो अगर मैं 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहूँ तो कैसे पूछूंगा? तो जैसा कि मैंने कहा आपको, प्रोजेक्टाइल की आत्मा को जिंदा करें, ऐसी तो होती है। यहाँ क्या लिखेंगे, यू एक्स, ए एक्स, ए एक्स कितना आएगा 0, टी बराबर 1 सेकेंड, एस एक्स, उसके बाद यू वाई, ए वाई, कर लोगे ना यार। आगे डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या, प्रोजेक्टाइल का सवाल। पर वो कर कौन रहा है, सेंटर ऑफ मास। वो जो हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कुछ भी नहीं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यही तो है बस। लिख लो। चलो अब नोट डालेंगे। अब फिजिक्स की बहुत भारी भारी बातें करने वाले हैं, बहुत भारी बात। जैसे हमने अभी भी पढ़ा, ए सी ओ एम बराबर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ये पढ़ा। अगर मैं नीचे देखूं क्या लिखा हुआ है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, उसको धर ले जाऊं तो क्या मिल रहा है हमें, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जितना भी सिस्टम हमने मान रखा है उसको, 3 पार्टिकल है, 300 पार्टिकल है, 3 लाख पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, अनंत पार्टिकल्स हैं, उस पूरे को एक सिस्टम मान रखा है हमने। तो उसके हर पार्टिकल पे m1 a1, एक पार्टिकल पे कितना एक्सेलरेशन है, अरे हाँ कि ना? और ये क्या हो जाएगा, उन पूरे पार्टिकल्स का मास का समेशन, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और ये क्या बन जाएगा, ACOM। इनको क्या लिख सकता हूँ, अभी तो यही लिख देता हूँ चलो, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस, अरे हाँ कि ना? बेसिकली क्या बन जाएगा, पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये ध्यान है, नेट फोर्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन नेट फोर्स होता है। तो पहले पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स, उस नेट फोर्स में हमेशा एक्सटर्नल आते हैं, इंटरनल तो कट के 0 हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, अरे हाँ कि ना? इधर क्या चल रहा है, m टोटल इंटू ACOM। अरे चल रहा है क्या, फाइनल इक्वेशन। सभी पार्टिकल्स पे जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं उन सबका वेक्टर समेशन क्या बन जाएगा, F नेट ऑन द सिस्टम। सिस्टम का टोटल फोर्स, सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स F नेट बराबर, इधर क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा, सीधा करके लिख देता हूँ थोड़ा, F नेट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ACOM। याद करो जब पहली दिन हमने सेंटर मास स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो F बराबर ma लिखते हैं ना, उसमें जो A होता है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे F नेट एक्सटर्नल, मतलब जो भी सिस्टम है, नहीं बनाते अपन NLM में कंबाइंड FBD बनाते थे, अरे बनाते, तो कंबाइंड FBD में इंटरनल वाले तो सब खत्म, केवल क्या फोर्स दिखते थे, एक्सटर्नल फोर्स। उनका जब अपन रिजल्टेंट निकाल लेते थे F नेट, उसको किसके बराबर कर देते थे, MA के। M किसका लिखते थे अपन, FBD में जो जो है उनका लिखते, अरे याद करो। तो जो A आता था वो A किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का। बोले सर अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि अभी तक हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स होते थे, तो एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रखा तो सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो उसी का आता था। अरे समझ में आया ना?
एक पॉइंट मतलब एक बूंदी के ऊपर दूसरी बूंदी और पिचका और दो उसको, तो सेंटर मास भी तो वही है ना, इसलिए अभी तक ध्यान नहीं दिया। अब दूर दूर हो सकते हैं पार्टिकल, तो एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल का नहीं है, ध्यान रखना, ये ए, ये उनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। अरे चमक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको बताई भी थी कैसी होती है, तो इसका डेरिवेशन है ये। दूसरी बात, तीन नोट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है क्या। आज आपको होमवर्क में तो करना ही है BV1 कंप्लीट, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं लिखने के लिए, वो लिख के ले आना, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए डेली मिला करेंगे, 5 6 7 क्वेश्चन, जिनको हम अगले दिन क्लास में आके करा करेंगे, ठीक है। आपको बस वो लिख के लेके आना। अरे ठीक है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें, थ्योरी लगभग खत्म है इस चैप्टर की। फिजिक्स में 11th में यही अच्छी बात भी है और यही कलेश भी है कि थ्योरी नहीं है। तो किसी को तो अच्छा लगता है कि थ्योरी नहीं है, चलो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सवाल। और कई लोग लगता है थ्योरी ही नहीं है, वैसा समझ नहीं पड़ता कब क्या करना है, तो ऐसी बात है थोड़ी। आओ, इफ, सुन लो पहले ना, सुन, तीनों नोटों को समझ लो, यही थ्योरी है बस इस चैप्टर की। ये नोट समझ में आया, कोई दिक्कत इस नोट में। दूसरा नोट, इफ एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0, अगर ऐसा है, सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सिस्टम मतलब आपका कितना ही बड़ा सिस्टम हो सकता है, एक पार्टिकल का, 3 पार्टिकल का, 300 पार्टिकल का, 3000 पार्टिकल का, 3 लाख पार्टिकल का, वो आपके ऊपर है कितना बड़ा सिस्टम आपको लेना है। लेकिन अगर उस सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन देन ACOM भी क्या हो जाएगा, और इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखना, यहां मैंने एक्सटर्नल लिखा है, ये एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल तो लग सकते हैं, पर उनकी वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये दूसरा नोट, सिंपल नोट है ना, सिंपल है ना। इसी लॉजिक से अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, कैसे सवाल, जैसे वो आएंगे ना, मतलब अब कैसे समझाऊं आपको, भी सवाल आ ही रहे हैं बस। ठेले पे खड़े हो, मान लो एक ठेला देखा है सबने, ठेला, उस ठेले पे आप एक कोने पे खड़े हो, आप अब चल रहे हो और दूसरे कोने पे पहुंच, तो क्या होगा, ठेला पीछे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि ठेला खिसकेगा। आप ठेले पे खड़े हो, आप आगे चल रहे हो, तो ठेला बिल्कुल नहीं हिलेगा, अब बस आप आगे चलोगे कि ठेला पीछे जाएगा। बस, तो कितना ठेला पीछे जाएगा, यही सवाल है। अगर आप इतना आगे चले तो वो इससे होगा, इससे इससे। बोले अब कैसे होगा, वो अलग बात है, वो सोचेंगे अपन कैसे होगा, पर होगा इससे ही। एक लास्ट नोट और लिख लो, लिख लो मतलब देख लो फिर लिख लेना, इधर देखो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक बात जरा ये नोट देखते किस किस को समझ में आया। मैं कह रहा हूं किसी सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, ट्रू और फॉल्स। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा, ट्रू और फॉल्स। क्यों, हाँ एक्सलेशन 0 होगा, उसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर वो रुका है इनिशियली तो रुका रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, तो चलता चलता है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। पर ये नहीं बोल सकते रुका रहे, 100% नहीं। समझ में आई बात। तो इसका मतलब इफ ACOM बराबर 0, ध्यान से सुनना, ACOM बराबर 0 एंड initial velocity of center of mass is also 0, if this and that, ये कंडीशन है, दोनों है, दोनों है, ए भी 0 है। ए कब 0 होगा, when F net, अरे हाँ कि ना, और यूसीएम 0 का ये कैसे पता लगाएंगे, वो फॉर्मूला होता है यूसीएम का, M1U1 प्लस M2U2 प्लस M3U3 प्लस N4 अभी प्लस डिवाइड बाय टोटल मास।
उससे अपन क्या निकाल लेंगे कि u जीरो है या नहीं। अगर दोनों जीरो हैं तो क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, या यूं कह लूं कि वो रेस्ट पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। अरे हाँ कि ना, सेंटर ऑफ मास नहीं खिसकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कितनी आसान बात है ना। पर कल आप मानोगे नहीं, मैं बोलूंगा। कल क्या, अभी लिखो सवाल। अभी आप मानोगे नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा। चलिए, तो अभी करते हैं हम ठेले वाला सवाल। उससे पहले, उसके बिल्डअप के लिए, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देखो। जब हम ठेले वाला सवाल करेंगे ना, कि अगर हम ठेले में आगे चले इतना, तो बताओ ठेला कितना पीछे आ गया। ये सवाल बोट में भी बनेगा, कि अगर बोट पानी में है, आप चढ़े हो बोट में जो पानी में है उस पे, तो आप जब चलते हो तो बोट भी हिलती है और चलती है पीछे। तो वही वैसे सवाल कि अगर बोट में इस कोने से उस कोने पे चले गए तो बोट कितना पीछे है। इस सवाल को करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो नोट नंबर 3, मतलब नोट का तीसरा पॉइंट, और एक चीज और जो पहले वो आपको सिखाते हैं ना। तो सवाल लिखो एक। तो नंबर कौन सा हो गया है जी? लिखो, देखते हैं क्वेश्चन कौन करता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। इसमें कुछ भी फोर्स वगैरह ऐसे रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ही सवाल है ना। इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये बिल्डअप के लिए सवाल। लिखो, इफ m1, mass m1 is shifted, if mass m1 is shifted by x meter, by x meter towards the right, towards the right, full stop. Find distance and direction in which mass m2 should be shifted such that m2 should be shifted such that COM, center of mass, remains at same point। और डायग्राम इधर रखा है। ये m1 है और ये m2 है। ये m1 m2 है, इनका कहीं सेंटर मास होगा। ये बोल रहे हैं m1 को राइट साइड में, m1 को राइट साइड में x से खिसका दिया, तो m2 को किधर खिसकाऊं, कितना खिसकाऊं कि सेंटर मास वहीं रहे। तो करना है आपको, करो करो, आंसर बताओ। है ना मजेदार। इसमें कुछ फोर्स वोर्स नहीं है, एप्टीट्यूड का सवाल है, सिंपल। फिजिक्स का है ही नहीं है। करो, देखो कौन दिमाग लगता है। देखिए, अब क्वेश्चन सभी को समझ में आया। तो एक बार तो हम इसको करते हैं पूरे मेथड से, और फिर इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बनाए। तो सबसे पहले मान लेता हूं कि ओरिजिन ये मान लेता हूं। अपने मन से सारी चीजें मानते जा रहा हूं, एट द एंड मुझे आंसर m1
M2 और X में चाहिए, क्योंकि हमें तीन चीज दी हुई है, M1 दिया है, M2 दिया और X दिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है क्या? नहीं। तो मैं मानता जा रहा हूँ लास्ट में बच जाए तो बोल रहा है बच गया, नहीं बचा तो ठीक है, मजे आ गए और क्या। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसके 0,0 और ये D,0 है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेट लिखवा दोगे? अगर 0,0 ये माना है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ? हाँ मतलब यहाँ से डिस्टेंस एक तरीके से वो पता लग जाएगी ना आपको, या कोऑर्डिनेट बोल दो उसको, ये आ जाएगा है ना। आप चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख लो। अब क्या करें? अब क्या हुआ है? राइट किसका है, लेफ्ट किसका है? टूवर्ड्स द राइट। M1 को राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो पूछा है कि M2 को किधर शिफ्ट करें। ठीक है ना, सही है, हो गया। अभी से अपन को कुछ नहीं पता है, मान लेते हैं हम तो एकदम निपट, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक, सुनना ध्यान से। मैंने M1 को इधर x किसका दिया, तो पहले M1 यहाँ था, मैंने इसको x किसका के और यहाँ ले आया, ये अपना आ गया M1। कोई दिक्कत है क्या? M1 को ब्लैक से लिख देता हूँ, चलो, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ इतना मुझे पता है, M2 जहां पे भी है, सेंटर ऑफ मास यही आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। अरे हाँ कि ना? मुझे नहीं पता भी M2 के साथ क्या करना है, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, चौक हो चुका है कि इधर किसका हूं या उधर किसका हूं, तो मैं तो मान लेता हूं उधर किसका दिया। अरे मान तो सकते हैं ना, तो मान लेते हैं कि मैंने M2 इधर किसका दिया, और इसको कुछ भी ले लो, XYZ और X2 ले लो, चलो। M2 को कितना किसका दिया, X2। मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है, बाकी आपको पता वो गलत है, वो इधर आएगा, लेकिन दिमाग बंद हो चुका है, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, हमने तो मान लिया है कि ये इधर खिसका दिया है। अरे ठीक है क्या, मैं ओरिजिन यही रखता हूँ और वापस से सेंटर मास निकालता हूँ। अगर मैं ओरिजिन ये रखता हूँ तो अब M1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x,0। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, M2D अपॉन M1 प्लस M2,0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं, तो मैंने कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं किए, और इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि मुझे हेल्प मिल जाएगी ना फिर। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे सोचो, पहले कितनी डिस्टेंस थी D, तो अब कोऑर्डिनेट हो गए D प्लस x2,0। सच है ये बात। अब मैं फॉर्मूला लगा दूं XCOM बराबर, अरे लगा दूं क्या, नए वाले के लिए XCOM लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, पर मेरे को मेथड 2 की जगह नहीं बचेगी फिर, वो ज्यादा जरूरी है। XCOM बराबर, देखना ध्यान से, M1 X1, X है ये, X कॉमा है ये, तो M1 M1 हो गया, X1 कितना हो गया, कोऑर्डिनेट होता ना X1, X हो गया, अरे बोलो, प्लस M2, X2 कितना हो गया, D प्लस X2 डिवाइड बाई कितना हो गया, M1 प्लस M2, ये बराबर क्या, XCOM, और XCOM कितना है, M2D अपॉन M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 गया, ऊपर क्या बचा, M1X, M2D, M2X2 बराबर M2D से M2D क्या, मुझे X2 निकालना है। अरे क्या निकालना है, हाँ यहाँ लगे थे, X2 निकालना है, तो X2 कितना लिख दूं, माइनस माइनस ऑफ M1X अपॉन, माइनस क्या बता रहा है कि तुमने जो X2 माना है, बेसिकली X2 के वैल्यू यहाँ रखोगे तो D माइनस ऑफ ये बन जाएगा, D माइनस का मतलब D से इधर कितना किसका आया, इतना किसका आया, किधर किसका आया, लेफ्ट, आंसर आ गया। अरे आ गया क्या? एक मेथड तो ये, संतुष्टि मिल गई इसको देख के, बोले वाह यार, सिंपल एकदम। अब इधर देखो, ये काम का नहीं है ना, काम का मतलब दिमाग खोलने के लिए, सोचने समझने के लिए, आपका लॉजिक मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम बहुत खा रहा है ना। ये तो सरल सवाल दिया था, उसको इतना खिसकाया और कुछ भी कर सकते हैं, बताओ
m1 को x खिसकाया और सेंटर ऑफ मास भी कुछ खिसक गया, तो इसको कितना खिसकाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ ऐड हो जाता, मतलब कुछ भी बना सकते हैं अपन। तो छोटा तरीका है, एक बहुत बढ़िया तरीका है ना, ध्यान से देख। सेकंड मेथड, ये मेथड सबको समझ में आया। इसमें क्या किया, जैसा कहा वैसा किया, फिर उसे नए कोऑर्डिनेट्स लिखे और अपना फॉर्मूला लगाया, मस्त आंसर आया। किसी का आया? ठीक है। मेथड 2 देखो, यही हम लगाएंगे। अभी जो मैं ठेले वाले सवाल कराऊंगा, नाम वाले सवाल कराऊंगा, उन सब में यही लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अपन यहाँ पे एक्स सी एम लिखते हैं ना, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, या यूं कह लो पोजीशन लिखते हैं ना अपन असली में, तो पोजीशन याद करो, पोजीशन। और फिर मैंने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बना दिया था। तो बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम है। अरे ऐसा कुछ है ना। तो मैं यहाँ पे केवल चेंज ऑफ पोजीशन वाली चीज देख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ, है ना। मतलब एक फॉर्मूला ये भी है, आप तो एज ए फॉर्मूला याद कर लो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है। अब ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर मास इन वाई और जेड में भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा m1 डेल्टा x1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर, ऐसे जितने भी हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m। मैं भी लिखवा दूंगा कि यहाँ डेल्टा x का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, डेल्टा x1 का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन पहले पार्टिकल की पोजीशन में चेंज। क्या सेंटेंस क्या बना था, डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद वेक्टर साइन। अब इधर देखना, जो भी हमने किया, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है। सेंटर ऑफ मास कितना किसका, जीरो, यही तो कंडीशन थी कि सेंटर मास नहीं खिसकना चाहिए। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स ऑफ सीओएम कितना हो गया, जीरो। देखना आप ध्यान से। अब पहला पार्टिकल कितना किसका, एक्स, किस डायरेक्शन में किसका, आई कैप। तो मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस m2। दूसरे पार्टिकल कितना किसका, यही तो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 इधर आएगा, जीरो, m1 x आई कैप प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर। और यहां से डेल्टा x2 वेक्टर कितना आ गया, माइनस m1 अपॉन m2 x आई कैप। तो देखो डायरेक्शन भी आ गई, अरे आ गई ना, डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, कि किसका डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड पार्टिकल का। सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में, और कितना m1x अपॉन m2 जो कि यहाँ आया। समझ में आई बात। पर यहाँ कितनी आसानी से आया, यहाँ हमें डायरेक्ट क्या लिखने हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखने हैं। यहाँ क्या लिखते थे अपन, कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। बेसिकली इनको डिफरेंट, इनको घटा के ये आया है, मतलब एक तरीके से कुछ, यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन बना था, यहाँ जो बना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशनों को। तो देखो एक्स यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो घट के जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो था, यहाँ एक्स था कुछ, एक्स माइनस जीरो समथिंग कुछ हो गया। और ये डी प्लस एक्स, तो यहाँ डी था तो x2 बन गया सीधा। अरे यहाँ पे दो इक्वेशन बनी थी ना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो डायरेक्ट बन गई। तो हम उससे करेंगे, जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि एक पार्टिकल इतना चला, दूसरा पार्टिकल इतना चला और सेंटर ऑफ मास इतना चला, उन तीनों में रिलेशन चाहिए, किसी का कुछ दे रखा है और कुछ निकालना है, तो ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, ये तो लॉजिकल बात है। पर शॉर्ट ट्रिक मान लो या शॉर्ट मेथड मान लो, या जल्दी करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और ये कैसे आया है, कुछ नहीं आया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है और एक डायरेक्ट रिजल्ट जैसा बना लिया है, जो हमेशा लगता है।